माँ जी बचा लो। नेहा दौड़ती हुई आई और सांस से लिपट गई। उसकी आंखों में डर लहरा रहा था और आवाज में ऐसी कातरता जैसे कोई आत्मा डराने के लिए उसे ढूंढ रहा हो और माँ जी उसे बचा लेंगी। माँ जी के तनावग्रस्त चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं उभर आई। रूखी आंखें वात्सल्य की नमी में स्निग्ध हो गईं। शांत, बहुत शांत। कहाँ है चूहा? तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, जानती हो कि चूहा खुद डरपोक होते हैं। ऐसे किसी के पीछे थोड़े ही भागते हैं। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई हिंसक जानवर तुम्हारे पीछे पड़ा हो। नेहा ने सकुचाकर अपने पाँव बिस्तर से नीचे लटका लिए। सॉरी माँ जी, मैं नंगे पाँव दौड़ती हुई आई और आपके बिस्तर पर चढ़ गई, लेकिन वो चूहा अभी भी मेरे कमरे में होगा। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अभी डंडा लेकर मेरे कमरे में चलिए ना और उसे ढूंढकर बाहर निकाल दीजिए, जैसे उस दिन आपने रसोई में से निकाला था। प्लीज़ माँ जी, प्लीज़ प्लीज़। नेहा के बच्चों की तरह जिदियाने पर पापा जी के चेहरे पर हमेशा की तरह गहरी सी मुस्कान आ गई। माँ जी मेरी देवरानी के साथ जाने के लिए उठ खड़ी हुई और मैं इस दुविधा में कि मुझे इनके साथ नेहा के कमरे में जाना चाहिए या अपने कमरे में। उफ, दुविधा में रहना मेरा स्वभाव क्यों है। मैं खुद पर गुस्साई, फिर उनके पीछे चल दी। 2 घंटे बचे हैं माँ जी के जाने में। इस समय हर हाल में साथ रहना ही दुनियादारी है, बाद में तो सोना ही है। नेहा के कमरे में बाहर पहुंचकर माँ जी ठिठक गई। तू मेरी चप्पल पहन ले बेटा। और आप? मुझे चूहा से डर नहीं लगता, तो जानती है। जाने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं इस लड़की में जो वात्सल्य ऐसा उमड़ पड़ता है माँ जी का कि उफ, मुझे क्या पड़ी है, अपनी चप्पल उसे दे या सिर पर बिठाएं। 2 विरोधी विचारों ने मेरे मन को मथा और मैं अपने कमरे की ओर मुड़ गई, अस्तित्वहीन सी। वहाँ बैठकर भी क्या करना है? क्या मैं जानती नहीं कि यही अस्तित्वहीनता ही माँ जी के घर छोड़कर जाने का कारण है? वाह रे माँ जी, मेरी देवरानी नेहा ने घर में आने के 2 साल के अंदर ही ऐसे हालात बना दिए कि मेरी सास को अपना एक छत्र राज्य छोड़कर विदा होना पड़ रहा है। जाते जाते उसके कमरे में से चूहा निकालने गई है। चिड़ ने मुझे फिर अतीत में उन सुनहरे पलों में ला पटका। 6 साल पहले मैं ब्याह कराई और अपने संस्कारों के अनुरूप घर के सारे लोगों के छोटे बड़े काम करके सबके दिल में जगह बनाने में जुट गई। सिर पर पल्लू, भर भर हाथ चूड़ियाँ, रुंझुन पायल छनकाती जब मैं सुबह नहाकर लॉन में बीचों बीच लगे तुलसी जी के पौधे में पानी डालने जाती तो अगल बगल के बंगलों से झांकती पांडे आंटी और सिंह आंटी की ईर्ष्या भरी नजरें कनखियों से देखकर आत्ममुग्ध हो जाती। मैं धीरे धीरे सबको मेरे ऊपर निर्भर रहने की आदत पड़ गई। अपने छोटे छोटे वे काम जो पहले सब खुद कर लिया करते थे, अब उसके लिए मुझे पुकारने लगे। मैं अपने घर को राजश्री प्रोडक्शन का सजा सजाया सेट और खुद को उसकी आदर्श हीरोइन के रूप में देखने लगी थी। तभी मेरा एक नियुक्ति पत्र आया जिसका आवेदन मैंने शादी से पहले किया था। उसे देखते ही पहले तो मैं खुशी से उछल पड़ी, पर दूसरे ही क्षण व्यवहारिकता ने जैसे मेरी पंख लगाकर उड़ने को तैयार खुशियों पर लगाम कस दी। तुम घर की चिंता मत करो, तुम्हारे आने से पहले भी तो होता ही था, वैसे ही फिर चलने लगेगा। सास के सामने मामला आने पर उन्होंने भी पति की सी ही निर्लिप्तता से कहते हुए बात आगे बढ़ाई थी। प्रिया, अच्छे से सोच लो, कल को बच्चे होंगे तो क्या करोगी? फिर अमर को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ तबादला भी मिल सकता है, ऐसे में क्या करोगी? सारी बातों पर विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना। मैं मायूस मन के साथ धम से बेड पर बैठकर सोचती ही रह गई थी। इसलिए कहते हैं सांस सांस ही होती है। मेरी समझदारी ने उनकी बातों में परंपरागत सांस के चालाक अर्थ ढूंढ निकाले थे। कितनी चालाकी से कड़वा सच मधुर शब्दों में लपेटकर मुझे थमा दिया था। वो मुझे इस बात का कोई क्रेडिट देने को भी तैयार नहीं थी कि मैंने अपनी खुशी से खुद को सुखी परिवार की नींव बना दिया था। ये भी बता दिया था कि अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं उन पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी डालने की उम्मीद ना रखूँ। मुझे नौकरी करने से मना भी कर दिया था
और सीधे मना ना करके अपने आधुनिक होने का स्वांग भी बचा लिया था। मैंने जॉब छोड़कर अपनी पहचान पाने की, अपनी स्वाभाविक आकांक्षा की बलि तो दे ही दी थी, पर जिस परिवार के लिए मैंने ये किया था उसकी नज़र में अपनी इस महानता का लोहा मनवाने की ख्वाहिश का अंकुर दिल में फूट चुका था। मांझी के वाक्य जैसे पहले चलता था कि तिलमिलाहट उस अंकुर में खाद पानी डालती जाती और मैं अपने वर्चस्व के अधिक मेहनती होने के साथ अधिक चौकन्नी और नियोजित होती जाती। ज़्यादातर रिश्तेदार अपने शहर में ही रहते थे। मैं सबके यहाँ पड़ने वाले छोटे बड़े कार्यक्रमों में दिलो जान से सब कुछ संभाल कर अधिक से अधिक ख्याति अर्जित करने में लग गई। धीरे धीरे वो दिन आ गए जब रिश्तेदार मांझी के सामने मेरी तारीफ करते और मैं गर्व से फूल जाती। मगर देवर की शादी के साथ वो आंधी आई जिसने आज तक थमने का नाम नहीं लिया। हनीमून से वापस आने के दूसरे दिन ही वो ऑफिस के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आई। कटे बालों को झटकती प्लाजो और टी शर्ट में। मैंने आज तक पिताजी के सामने पल्लू सिर से गिरने नहीं दिया था। हालांकि माँ जी ने शादी से पहले होने वाली मुलाकातों में उसकी तरह कहा तो मुझे भी था कि मुझ पर सिर पर पल्लू या साड़ी आदि की कोई पाबंदी नहीं है, मैं जो चाहूँ पहन सकती हूँ। मगर बातों बातों में ये भी बता दिया था कि उन्हें अच्छा तो भारतीय गरिमा की प्रतिमूर्ति बहू का सिर पर पल्लू ढके साड़ी वाला रूप ही लगता है। इतनी ना समझ तो देवरानी लगती नहीं थी कि ये ना समझे कि आधुनिकता की बातें सिर्फ दिखावा होती हैं। पढ़े लिखे परिवारों का स्टेटस सिंबल जानबूझकर या अनजान बनकर माँ जी की बातों का खूब फायदा उठाया था देवरानी ने। नेहा को देखकर एक बार सब चौंक पड़े। पिताजी खखारते हुए बाहर चले गए, ये सोचकर कि शायद वो भूल से इन्हीं कपड़ों में निकल आई है। लेकिन जब उसने आराम से बैठकर टोस्ट उठा लिया तो वो भी धीरे से वापस आकर बैठ गए। थोड़ी देर हम सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, फिर नाश्ता करने लगे। कुछ भी हो, इसे ऊंच नीच समझना मेरा भी फर्ज है। मैं उसे अपनी महानता से परिचित कराने के मौके ढूंढने लगी। एक दिन मुझे उसके साथ एकांत मिल ही गया। माँ जी और पिताजी को तुम्हारे मॉडर्न तौर तरीके और नौकरी करना पसंद नहीं है। सभ्यतावश वो कुछ बोल नहीं पाते, पर उन्होंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। फिर आपको कैसे पता दीदी? उसने 5 साल के बच्चे की तरह कुतूहल से पलके झपकाते हुए मेरी बात काट दी। मैंने माँ जी से जॉब के संबंध में हुई बातें बताई तो उल्टे मुझे ही उपदेश पिला दिया उसने। राइट, अगर हम कोई नया काम करने से पहले किसी बड़े से पूछेंगे तो वे यही कहेगा कि सारे पहलुओं पर विचार कर लो। मुझे तो नहीं लगता कि इसका मतलब जॉब पसंद न करना है। लेकिन समाज हमसे एक बहू के अनुरूप गरिमा और बाकी तौर तरीकों की तो अपेक्षा करता ही है ना। माँ जी भी स्पष्ट शब्दों में भले ही नहीं कही है, लेकिन मेरी अपना बड़प्पन साबित करने की अभिलाषा को नेहा ने फिर पतंग की तरह काट दिया। अरे दीदी, मैंने स्टेटस मैनेजमेंट की वर्कशॉप में सीखा है कि हम खुद खुश रह लें, यही बड़ी बात है। समाज को कोई खुश नहीं रख पाया है आज तक। जिन तिर्यक अर्थों को समझकर अपना नुकसान होता है उसे समझे ही क्यों। नेहा नई पीढ़ी की वो बेफिक्र, बेशरम और आत्म केंद्रित प्रतिनिधि थी जिसका संस्कारों से कोई लेना देना नहीं था। उसका बात बात पर ननंद के साथ ताली ठोक कर ठहाका मारना, हंसना, उसकी वेशभूषा, चलने फिरने, उठने बैठने का ढंग, घर से निकलने और लौटने का अनिश्चित समय, कुछ भी नई बहू की गरिमा के अनुरूप नहीं था। चोर निगाहों से बड़ों के चेहरों का अटपटापन देखते मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। कब सांस की आधुनिकता का मुलम्मा उतरे और कब वो उसे टोके की। एक दिन वो माता पिताजी को लेकर जबरदस्ती ताश खेलने बैठ गई। उस दिन के बाद से तो उनके चेहरों पर नजर आने वाला अटपटापन भी गायब हो ही गया। ये लकीर तो बड़ी होती ही जा रही है। मेरे मन के सुखबुगाते कीड़े को अपने महत्व का कद छोटा होता दिखने लगा और मैं उसके रसोई प्रवेश के दिन की प्रतीक्षा करने लगी। आखिर एक रात ताश के समय माँ जी ने बात छेड़ी।
बेटा, कल शादी के 40वें दिन तुम्हारा रसोई प्रवेश होगा। घर की जिम्मेदारियों में केवल सुबह के नाश्ते की मैंने किसी तरह अपने पास रखी है, बाकी सारी बड़ी बहू ने स्वेच्छा से अपने ऊपर ली हुई है। दिन में तो तुम ऑफिस जाती हो, रात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले तो उसे भी थोड़ा आराम मिल ले। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे, सिर पर जिम्मेदारियां पड़ेगी, तब पता चलेगा कि लोगों का दिल जितना पत्ते फेंटने जैसे आसान काम से संभव नहीं है। दूसरी शाम रसोई में पहुंचकर देखा कि देवर जी उसके साथ साथ ऐसे टहल रहे थे जैसे कोई सहायक अपने अधिकारी के साथ दौरे पर आया हो। मैंने सभ्यतावश देवर जी को रसोई से जाने को कहा तो उसने मुझे ही अच्छा खासा उपदेश पिला दिया। इन्हें इतना सिर न चढ़ाइए दीदी, अब समय आ गया है कि पुरुष समझे कि पति पत्नी की जिम्मेदारियां साझी होती हैं। घर के बाकी सदस्य भी औपचारिकतावश वैसे ही मेरे लायक कोई काम पूछने आए जैसे मेरे पहली बार रसोई में आने पर आए थे। मैंने तो कितने शालीन उत्तर दिए थे, पर ये मुस्कुरा कर बोली कि अभी नहीं, डाइनिंग टेबल पर बताऊंगी। और सचमुच टेबल पर वो बड़ी बेशर्मी से लेटर पैड खोलकर बैठ गई। खाना लगाने, पानी भरने, दूध खौलाने, बर्तन समेटने और सोने से पहले किए जाने वाले घर के सभी छोटे मोटे काम घर के पुरुषों को थमाते हुए इठलाकर बोली, आप लोग जब तक ये करिए, मैं सुबह ऑफिस के जाने की तैयारी खत्म करके ताश वाले दीवान पर आती हूँ। ननद बोली, मुझे कोई काम नहीं दिया भाभी? अरे हाँ, तुम्हारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण काम रखा है। जिस दिन मुझे ऑफिस में देर तक बैठना पड़ेगा उस दिन मेरी भूमिका निभाने का। अपनी सखी की इतनी सहायता करोगी ना मेरी प्यारी बहना? उसने ननद का हाथ अपने हाथों में लेते हुए ऐसा मेलोड्रामा रचा कि ननद की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल बोलकर वो उससे लिपट गई। भाई वाह, मान गए इनकी स्मार्टनेस को। सब्जियां काटने और रोटी बनाने का काम तो नौकरानी ही करती है, तो ये क्या करेगी? सिर्फ खड़े होकर सब्जियां, रायता आदि बनाना। सारा दिन घर में रगड़ते रहने की उब तो इन्हीं छोटे बड़े नज़र न आने वाले कामों से आती है, जिनमें समय जाता है और एक बंधन बना रहता है। वो सब काम तो इसने बांट दिए। अब मैं क्या करूं? इसकी तरह निर्लज होकर घर के पुरुषों को ये सब काम करती देखूं, या फिर पहले की तरह सब कुछ अपने ऊपर ओढ़ लूं? तभी बुआ जी की इकलौती बेटी की शादी तय हुई। माँ जी परिवार में सबसे बड़ी थी और आज तक घर की सभी शादियों के सभी छोटे बड़े निर्णयों में वही मालकिन रही थी। लेकिन इस बार उनके बात शुरू करते ही उनके उत्साह पर बुआ जी ने ब्रेक लगा दिया। नेहा, मैंने सुना है कि आजकल नेट पर हर बात के लेटेस्ट आइडियाज़ मिल जाते हैं। तुम क्या इस बारे में हमारी मदद करोगी? फिर क्या था, नेहा ने फटाफट नेट टीवी से कनेक्ट किया और दुल्हन के गहनों, कपड़ों से लेकर शादी के हर पहलू पर जो सचित्र विवरण दिखाते हुए ज्ञान बांटना शुरू किया कि एक ही दिन में वो माँ जी के स्थान पर आ विराजी। हमारे घर लौटते समय जो वाक्य अन्य शादियों में माँ जी के लिए बोला जाता था, वो अब नेहा के लिए बोला जा रहा था। शादी तक अगर नेहा यहाँ के लिए थोड़ा समय निकाल ले तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भी बहू है, कहते हुए माँ जी के चेहरे पर जो खलिश और वाड़ी में जो अवसाद था उसे मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता था। शादी निपटने तक अस्तित्वहीनता की ये कचोट माँ जी के चेहरे पर अस्थायी रूप से घर बना चुकी थी। तभी घर में रंगाई पुताई होना तय हुआ। उसमें शादी वाली ही कहानी दोहराई गई जो माँ जी के जले पर नमक थी। पिताजी के आग्रह पर नेहा बैठ गई अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट करके। फिर तो घर के हर कोने के लेटेस्ट रेनोवेशन और डेकोर के जो धमाकेदार सुझावों का पुलिंदा खुला कि सबने नेहा को इस जिम्मेदारी के लिए निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। सीढ़ियों के नीचे तहखाने में और ऐसे ही न जाने कितनी जगहों के सार्थक इस्तेमाल के जो उदाहरण सामने आए, उनसे माँ जी को छोड़कर बाकी सब वो सारा कबाड़ घर से हटाने के लिए एकमत हो गए, जिन्हें आज तक माँ जी की ममता से ही घर में पनाह मिली हुई थी। वो कबाड़ी को देते हुए उनकी आंखों में जो आंसू थे, वो घर के बाकी सदस्यों को
व्यर्थ का अतीत प्रेम लगा हो, पर केवल मैं उनमें उसकी कसक की इबारत पढ़ सकती थी, जो एक हारे हुए राजा के दिल में अपना साम्राज्य छिन जाने से लिखी जाती है। ननन की शादी में भी मालकिन नेहा ही रही और उसके बाद माँ जी ने पिताजी के साथ अपने गांव में अपनी छोटी सी मकान में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया। हालांकि कह वो यही रही थी कि अब उनका मन प्रकृति के बीच शांति से जीने का है, पर यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि उनकी मुस्कान के नीचे कौन सा दर्द छिपा हुआ है जो उन्हें यहाँ रहने नहीं दे रहा है। कहते हैं कि किसी की लकीर को बिना काटे बिना मिटाए छोटा करने का उपाय है उसके सामने बड़ी लकीर खींच देना, और नेहा ने बड़ी चतुराई से यही किया था। मेरी क्या बिसात, उसने तो माजी नामक लकीर को भी सबकी नज़रों में छोटा कर दिया था। उनके मन की टीस को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था आखिर। बहुरिया, काम वाली आंटी की आवाज़ ने मुझे तंद्रा से जगाया तो नज़र घड़ी की ओर गई। उसमें 5 बजे देखकर मैं चौंक पड़ी। माजी पिताजी का ट्रेन का समय तो 3 बजे का था, तो क्या वे मुझे बिना बताए ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लपक कर लिविंग रूम में पहुंची तो मुझे देख माँ जी जो बोली वो पति के चेहरे की चमक ने पहले ही बता दिया था। बेटा, आखिर नेहा ने मुझे गांव ना जाने के लिए मना ही लिया। बड़ी ज़िद्दी लड़की है, मगर है बड़ी मासूम। आज तो उसने बचपने की हद ही कर दी। मैं उसके कमरे में चूहे के पीछे भागती रही और वह मेरा आंचल पकड़े मेरे पीछे। आखिर चूहा तो चला गया, पर वो लगी मुझसे लिपट कर रोने कि अगर आप चली गई तो मेरा क्या होगा। तभी घंटी बजी। बेटा, आज शाम के नाश्ते के लिए मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है, वहीं आया होगा। मैं लेता हूँ। तब तक तुम राहुल और नेहा को उनके कमरे से बुला लाओ, पिताजी बोले। नेहा के कमरे में जाते हुए मेरे मन में तूफान चलने लगा था। ये देवरानी तो अपने अलावा किसी के बारे में सोचती नहीं। इसे इस नए मेलोड्रामा की क्या ज़रूरत पड़ गई। तभी देवर जी की आवाज़ सुनकर मेरे कदम दरवाजे पर ही बंद से गए। यकीन नहीं होता कि जो हम सब मिलकर नहीं समझा पाए, वो आज तो उस चूहे को सैल्यूट करने का जी चाहता है जिसने मम्मी पापा को हमसे जुदा होने से बचा लिया। ओके, ये लो, कर लो सैल्यूट, कहते हुए नेहा ने अपनी मुट्ठी खोल दी। देवर जी चौंक कर उछल पड़े और मेरी चिक निकलते निकलते बची। रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ जनाब, कैसा लगा मेरा ये इन्वेंशन? खुशी से हक्का बक्का देवर जी के मुंह से मेरे ही प्रश्न की प्रतिध्वनि निकली। मगर ये आइडिया और इतना अच्छा अभिनय कहाँ से आया? राहुल, बचपन में मैं, दादाजी और पापा शाम को टहलने निकलते थे। मैं भीड़ भरी सड़क पर चलते समय पापा का हाथ छुड़ाने के लिए बहुत मचलती। एक दिन दादाजी ने मेरा हाथ उनके हाथ से ले लिया और कहा कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा हाथ ना छोड़ना, नहीं तो मैं खो या गिर जाऊँगा। उस दिन मैंने दादाजी का हाथ जो कसकर थामा तो कोई प्रलोभन उसे छुड़ा ना सका। मुझे लगा कि आज माँ जी को भी एक ऐसे ही हाथ की ज़रूरत है जो उनके अस्तित्व का, बड़प्पन का एहसास उन्हें वापस दे दे। और अभिनय की तो ज़रूरत ही कहाँ थी। ये डर तो मन में था ही कि कहीं हम मम्मी पापा को खो न दें। देवरानी का अंतिम वाक्य सुनकर मैं ठगी सी रह गई। माँ जी पिताजी के लिए ये प्यार तो आज तक मेरे मन में नहीं पनपा कि उनको खोने के डर से दुखी हो जाऊं। खुद को माँ जी से छोटा साबित करके ये लकीर आज मेरी नज़रों में भी सबसे बड़ी हो गई थी। लेकिन मुझे चिढ़ महसूस नहीं हो रही थी। मैं उसके बड़प्पन का राज समझ गई थी। मैंने प्यार जताया था, उसने निभाया था। मैंने दिखाया था, उसने किया था। मैंने दिखावा किया, मुझे दिखावा मिला। उसने प्यार किया तो उसे प्यार मिला। खुद को महान साबित करने की होड़ में किए गए व्यर्थ के त्याग किसी को बड़ा नहीं बनाते। उसे बड़ा बनाता है प्यार, और प्यार तो वो जंगली पौधा है जो सहजता की मिट्टी में ही पनपता है। इसे तो केवल अपनेपन की धूप और प्यार की थोड़ी सी नमी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।